हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी 142 इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन ए ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो हम इसको ब्लॉक 1 यूनिट 1 सबसे पहले करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन में नॉर्मली ये बताया गया है कि जो स्टोरी है एवोल्यूशन वगैरह का, जो फॉरेन पॉलिसी कैसे स्टार्ट हुई थी, ठीक है, या प्री इंडिपेंडेंस पीरियड कैसे था, उसके साथ कि मतलब उसका जो रिलेशन था उसकी वजह से कैसे आई, इवन जवाहरलाल की जो नेहरूशिप है उसके बारे में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देन हम आ जाते हैं जेनेसिस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में। तो अगर आप बहुत जब पहले का देखो, जब ब्रिटिश रूल वगैरह थे इंडिया में, ठीक है, जब कॉलोनियल रूल थी, तो उन्होंने इंडिया को कहीं ना कहीं एक ग्लोबल पॉलिटिक्स में पुश किया था। ठीक है, अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में वो भी स्पेशली मतलब उन्होंने जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया को पुश किया था वो इसलिए नहीं पुश किया था क्योंकि पॉलिटिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनली या एनीथिंग। ठीक है, उन्होंने बस अपने नेशनल इंटरेस्ट मतलब जो भी ब्रिटेन का नेशनल इंटरेस्ट है उसको सर्व करने के लिए उन्होंने ये किया था। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब इनहिबिशन के बाद, मतलब अगर आप देखो बहुत टाइम के बाद कांग्रेस अपेयर हुई थी, एक तरीके से एक कांग्रेस पार्टी बनी थी। ठीक है, जिसने कन्विंस किया था, एक डिपार्टमेंट बनाया था फॉरेन अफेयर्स का। ठीक है, मतलब ताकि अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम फॉरेन अफेयर्स की भी बात कर सकें, जो हमारा रिलेशन फॉरेन कंट्रीज़ के साथ है उसको भी हम डिसाइड कर सकें। ठीक है, तो बहुत सारा एक मतलब आप बोल सकते हो कंसीडर स्टैंड लेने के लिए या एक डेफिनेट स्टैंड लेने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज या चैलेंजेस थे उस टाइम पे। ठीक है, देन सबसे पहला तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट और फॉरेन पॉलिसी की वैल्यूज़ पढ़ लेते हैं। तो जो इंडियाज़ की सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ अगर आप बोल सकते हो, जो उसकी फ़िलोसॉफी, उसकी कल्चर, उसकी हिस्ट्री, उसकी हेरिटेज, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारा कि कैसा हमारा इंडियन वर्ल्ड व्यू है। ठीक है, इन सबको अगर आप मिला के देखते हो तो हमारा एक इंडियन वर्ल्ड व्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो भी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है उन्होंने शेप किया था इंडिया के वर्ल्ड व्यू को बहुत अलग अलग वेज में या इंपॉर्टेंट वेज में। ठीक है, फॉर सपोज जो लीडर्स है फ्रीडम स्ट्रगल के, ठीक है, वो जो करते वो परसीव करते, ठीक है, कि इंडिया की अपनी फ्रीडम को जैसे कि वो पार्ट ऑफ द फ्रीडम है या पार्ट ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल है। ठीक है, मतलब कि वो जो पहले कॉलोनीज में बटी थी वो उसका पार्ट है, वो फ्रीडम का पार्ट है। ठीक है, देन इंडिया का जो अपनी फ्रीडम है वो हमेशा एक थ्रेट में रहने वाला है, मतलब हमेशा एक डर बना रहता है वहाँ पे। ठीक है, कि कॉलोनियलिज्म ना आ जाए या रेसिज्म डोमिनेट ना करने लग जाए ओवरऑल एशिया एंड अफ्रीका को, ये चीज़ें हमेशा रहती है। ठीक है, दूसरी चीज़ें जो थी वो थी वैल्यू जो अहिंसा की थी, सत्याग्रह की थी, ये स्वदेशी वाली थी। ठीक है, जब वो आई थी, जब वो उभर के आ रही थी स्पेशली एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये वैल्यूज़ बहुत उभर के आ रही थी कि हमें अहिंसा फॉलो करना है, सत्याग्रह फॉलो करना है, स्वदेशी मूवमेंट को फॉलो करना है। ऑल्सो बहुत सारे पॉपुलर मूवमेंट आप देख सकते हो जो अलग अलग लोग अलग अलग कास्ट के या अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप कम्युनिटीज़ के एक साथ आके एक यूनिफाइड मूवमेंट रन कर रहे थे। ठीक है, बहुत सारे वैल्यूज़ थे जैसे कि इक्वालिटी की बात हो रही थी उस टाइम पे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही थी, फ्रीडम के बारे में चल रही थी बातें, देन सोशल जस्टिस, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इमर्ज हो रही थी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर से। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर आप देखो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द इवोल्यूशन ऑफ इंडियस वर्ल्ड व्यू। ठीक है, तो जब ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट अपैरेटस के अकॉर्डिंग आप देखो तो जो भी जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, मतलब ऑल इंडिया सिविल सर्विस या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो सेंसस सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, जैसे कि आप ये भी बोल सकते हो उस टाइम पे इंट्रोडक्शन हुआ था रेलवेज़ वगैरह का, टैक्सेशन सिस्टम आया था, टैक्स वगैरह लेने का इंट्रोडक्शन हुई थी, अलग अलग जो भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स होती है ना, या टेक्सटाइल मिल्स वगैरह, फैक्ट्री सेटअप करना, ये सब मिला के ये सब चीज़ें जब हो रही थी ना तो एक यूनिफाइंग इफेक्ट हुआ था इंडिया में। ठीक है, अब ये चेंजेस की वजह से इंडियाज़ का कंसिस्टेंस जागा और हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस उभर के आई उस टाइम पे। ठीक है, और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस उभर के आई थी तो रेगुलरली उन्होंने जो भी इंटरनेशनल इशूज़ है उसको मतलब कंसीडर किया, अपने जो भी उनके एनुअल मीटिंग्स होती थी उसमें इसको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, ओवर टाइम आप देखते हो तो बहुत सारी इवोल्यूशन थी इंडियाज़ के वर्ल्ड व्यू में कि कैसा होना चाहिए या नेशनलिज्म क्या है, इंटरनेशनलिज्म क्या है, इसके बारे में हमेशा चीज़ें चेंज होती थी, हमेशा आइडिया इवॉल्व होता था। ठीक है, और अगर आप 1920 की देखो, ठीक है, तो इस टाइम पे जो भी नागपुर सेशन हुआ था, ठीक है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू जो महात्मा गांधी ने लिंक किया था प्रपोजल का, जो स्वराज थी ना उसके साथ लिंक किया था। ठीक है, खिलाफत डिमांड्स को, और अडॉप्ट किया था नॉन कोऑपरेशन
प्लान जिसमें हम दोनों ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर रहे थे, खिलाफत की डिमांड को भी और स्वराज को भी फुलफ़िल कर रहे थे, ठीक है। और ये चीज़ें हुई थी महात्मा गांधी के आइडियाज़, या फिर आप बोल सकते हो महात्मा गांधी ने इस प्रपोजल को रखा था, ठीक है। हम आ जाते हैं नेहरू के पीरियड पे, ठीक है। तो उनको कंसीडर कर किया जाता है एक तरीके से एक आर्किटेक्ट की तरह इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, ठीक है। तो एट द फर्स्ट टाइम एक फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो, या फिर आप बोल सकते हो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के, वो प्राइम मिनिस्टर की तरह भी रूल कर रहे थे मैंने एज अ फॉरेन मिनिस्टर भी, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे डॉक्ट्रिन या बहुत सारे ऑपरेशनल शेप दिए, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज वगैरह आए, ठीक है। आप बोल सकते हैं नॉर्मली जो उनका फोकस एरिया था वो था एंटी इम्पेरियलिज्म, एंटी कॉलोनियलिज्म और ग्रेटर कोऑपरेशन नए नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के साथ, मतलब जो भी एशिया या अफ्रीका में अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है उनके साथ कैसे एक ग्रेटर कोऑपरेशन बिल्डअप करना है, इस चीज़ की ओर जा रहे थे। और कॉलोनियलिज्म और इम्पेरियलिज्म कैसे ख़त्म करना है, इस चीज़ पे भी फोकस कर रहे थे, ठीक है। तो एट द टाइम अगर आप देखो तो इंडिया जिस टाइम पे इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक और नया वॉर देखने को मिल रहा था, एंड दैट इज़ कोल्ड वॉर, ठीक है। कोल्ड वॉर आपको पता है जहाँ पे दोनों मतलब जो यूएसएसआर और यूएस के बीच में हुआ था आइडियोलॉजिकल वॉर वो, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही थी। अब इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में जहाँ पे कोल्ड वॉर ओकर हुई है, ठीक है, और आपने नए नए इंडिपेंडेंस हासिल किए, तो नेहरू ने जो है मतलब अदर नेशंस के साथ, बहुत सारे नेशंस के साथ, पर्टिकुलरली आप देखो तो इजिप्ट, इंडोनेशिया या यूगोस्लाविया, इनके साथ टाई अप कर लिया ताकि जो पॉलिसी है, ठीक है, एक तरीके से नॉन अलाइनमेंट का पॉलिसी वो अपना सके। मतलब वो उसने अकेले नहीं अपना है, उन्होंने पार्ट लिया कुछ लोगों के साथ, इन तीनों कंट्रीज़ के साथ एंड अदर कंट्रीज़ के साथ, ताकि वो मतलब नॉन अलाइनमेंट की ओर जा सके, किसी एक की तरफ ना जाए, ना यूएसएसआर की तरफ और ना यूएसए की तरफ, ठीक है। ये उनका बहुत बड़ा एक आप बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा पार्ट था, या फिर आप रोल बोल सकते हो, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप देखते हो तो बहुत सारी और वर्चुअस या कैपेबिलिटीज़ आपको दिखती है यूएन की, ठीक है, कि मतलब जो भी पीस और सिक्योरिटी वगैरह का जो उनका है, ठीक है। ऑल्सो जो डिसीजन होती है, ठीक है, कि कश्मीर इशू जो है, ठीक है, वो यूएन सिक्योरिटी को उन्होंने ट्रांसफ़र किया था, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने ही लिया था, ठीक है, कि जो भी कश्मीर इशू है मतलब दोनों के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स को दे देते हैं, एंड दैट वाज इन 1948 जब उन्होंने लिया था, ठीक है, जब कन्विक्शन दिया था नेहरू जी ने, ठीक है। ऑल्सो जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे डॉक्ट्रिन लाई गए थे, लाइक पंसील का डॉक्ट्रिन जब आप देखते हो, ठीक है, मतलब जो भी 5 प्रिंसिपल लाई गई थी जो हमें गवर्न करता है, या इंडिया का जो भी रूल होता है, ठीक है, जो कंडक्ट होता है अपने नेबर्स के साथ, उसको मतलब उसके प्रिंसिपल्स होते हैं कहीं ना कहीं पंसल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो पंसल के अंदर में क्या आता है, तो सबसे पहला तो रिस्पेक्ट करना एक दूसरे की सॉवरेंटी को, ठीक है, कोई एक दूसरे की सॉवरेंटी या जो भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है किसी भी कंट्री का, किसी भी बॉर्डर का, उसको ख़राब नहीं करना है। दूसरा, कभी भी एग्रेशन नहीं दिखाना है एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस भी नहीं होना चाहिए किसी के इंटरनल अफेयर्स में, कि हम जाके किसी और के इंटरनल अफेयर्स में वो करें, या वो आके किसी के इंटरनल अफेयर्स में, किसी भी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में अपना रोल इंटरफेरेंस दे रहे, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। ऑल्सो म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन होना चाहिए जहाँ पे इक्वालिटी के बेसिस पे हम देखेंगे, ठीक है। ऑल्सो पीसफुल को एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पीसफुली आप चीज़ों को हैंडल करो। तो ये माना जाता है, ठीक है, या उनका ये मानना था कि जो नेबर्स होती है, पर्टिकुलरली आप चाइना देखो, ठीक है, वो कभी भी एडहीर नहीं करते, मतलब वो जो प्रिंसिपल से एडहीर करेंगे हमेशा, मतलब वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकती है, ठीक है। और आप बोल सकते हो एक तरीके से, नहीं मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं सॉरी, मतलब जो नेहरू जी है ना, उनका ये मानना था कि चाइना पर्टिकुलरली इस चीज़ के साथ अडीर करेगा, ठीक है। तो ऐसी जो अंडरस्टैंडिंग थी नेहरू की, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इंडिया को ना मतलब बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट करा है, ठीक है। उन्होंने बहुत लाइटली लिया था चाइना को, और इसकी वजह से हमें बहुत सारे मतलब वॉर में बहुत सारी चीज़ें खोनी पड़ी थी। मतलब आप देख सकते हो चाइना 1962 वॉर जब हुई थी तब हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, ठीक है। तो इसलिए उस टाइम पे जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे उसके बाद के, तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस और ज़्यादा, जैसे कि पर्सनल आइडियोलिज्म के थ्रू या सोशलिस्ट कमिटमेंट आप देख सकते हो नेहरू जी के, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें
चीज़ें आई थी, मतलब फॉरेन पॉलिसी जो चेंज हुई थी ना, वो उनकी पर्सनल आइडियोलॉजी या फिर जो उनका सोशलिस्ट कमिटमेंट था ना, उसके बेसिस पे उन्होंने किया था, ठीक है। देन हम आ जाते हैं नेहरूवियन कंसेंसस के ऊपर, ठीक है। तो ये बिल्ट हुई थी जो मतलब एंटी रेसिज्म, एंटी अपार्थाइड, एंटी इम्पेरियलिज्म, ये सब जो वर्ल्ड व्यू था ना, जो गांधीयन वर्ल्ड व्यू से आई थी, मतलब गांधीयन की फ़िलॉसफी से आई थी, इसके अराउंड ये बिल्ड हुई थी, इसके अराउंड जो ये आइडियल्स और प्रिंसिपल बनी थी, ठीक है। तो जो महात्मा गांधी ने जो स्ट्रगल है उसको पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स से काफ़ी अलग लेके गए, मतलब पॉलिटिकल्स के साथ, मतलब उनके लिए पॉलिटिकल फ्रीडम एक टूल नहीं था जिसके थ्रू हम मोरल या कल्चरल फ्रीडम अटेन कर सकते हैं, ठीक है। वो अलग ही वे में देख रहे थे। तो मतलब जो उनका मेन वो कंसर्न था वो था मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस या जो भी इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन करना, कलेक्टिव सिक्योरिटी को अटेन करना, डिप्लोमेसी या जो डायलॉग्स होती है ना वॉर वगैरह या कोएर्सन का, आप देख सकते हो मतलब किस तरीके से पीसफुली डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं, किस तरीके से एक दूसरे के बीच में एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अटेन कर सकते हैं पीसफुली हर चीज़ की और बात करके, या बिना, जैसे कि डिसआर्मामेंट भी उनका ये था कि आर्म्स वगैरह ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हमारे जुड़ गए हमारे फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है, जो इंडिया का रिलेशन था दूसरों के साथ उसमें ये जुड़ गए कहीं ना कहीं, ठीक है। ऑल्सो उनका बहुत बड़ा एक पार्ट था कि वो नॉन अलाइनमेंट की ओर जाना चाहते थे, ठीक है। नेहरूवियन इंस्टेंसेस अगर आप देखते हो तो इस कंसेप्ट के थ्रू बहुत बड़ा चेंजेस आई थी जो इंटरनेशनल सिस्टम में हमने काम किया था या हमने वो चीज़ें डाली थी, ठीक है। तो नॉन अलाइनमेंट एक बहुत बड़ा उनका रोल है नेहरू जी का, वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे अगर वो किसी के साथ भी अलाइन होते तो वो प्रॉब्लम और ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस होती, ठीक है। और इंडिया उस कंडीशन में नहीं था कि वो कहीं से भी डिस्ट्रक्शन ले सकते हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। तो इस पीरियड में जो इंडियाज़ की फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, वो कंडक्ट की जाती थी ओवरऑल गाइडेंस में, ठीक है। जो 5 PM थे ना उस टाइम पे, 5 PM के अंदर में ये चीज़ें कंडक्ट हुई थी। पहला लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और राजीव गांधी, ठीक है। इन पाँचों के टाइम में जो है हमारा, ठीक है, ओवरऑल इंडिया फॉरेन पॉलिसी वो कंडक्ट हुई थी, ठीक है। देन जब ये चीज़ें पास हुई थी, मतलब नेहरू से पास होकर ऐसे शास्त्री जी जब PM बने थे, जब नेहरू जी का डेथ हो गया था, ठीक है। उसके बाद जब शास्त्री जी PM बने थे इंडिया का, तो एनीवे इंडिया आप बोल सकते हो जो इंडो चाइनीज़ वॉर भी उन्होंने लॉस किया था, ठीक है। ऑल्सो एक इम्प्रेशन गई थी, ठीक है, स्पेशली पाकिस्तानी आर्मी में आप देख सकते हो कि इंडिया टेरिबली वीक हो चुका है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है, ऐसा वो गया था पाकिस्तान में, ठीक है। तो देयरफॉर एक तरीके से आप बोल सकते हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक फुल फ्लेज वॉर हुआ था। पाकिस्तान ने जो थ्रो किया था, मतलब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था 1965 में, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में शास्त्री जी ने बहुत ज़्यादा करेज जुटा के, ठीक है, एक मोराल, जो इंडियन आर्मी का मोराल जो पहले ही डाउन हो चुका था उसको बहुत ज़्यादा मॉरलाइज किया वापस से, ठीक है। उसको ये मतलब उसको बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो ना नॉर्मली कि इतना ज़्यादा बूस्ट किया उनकी एनर्जी को कि हमें विक्ट्री मिली, इंडिया जीत गया उस वॉर में, ठीक है। तो भले ही मतलब आप बोल सकते हो पोस्ट वॉर, जो मतलब वॉर के बाद जो पीस वगैरह आ गई थी टास्केंट में, आप देख सकते हो, ठीक है, वो ज़्यादा बहुत अच्छा गया नहीं था, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। ऑल्सो उसके बाद शास्त्री जी की भी डेथ हो गई थी, तो ये मतलब एक तरीके से जो वो भी शास्त्री जी की डेथ हुई थी फॉरेन सॉइल पे, ठीक है, वो बाहर मतलब वो इंडिया भी नहीं आ पाए थे इस तरीके से, ठीक है। तो उनकी जो लीडरशिप है, ठीक है, क्राइसिस के टाइम पे उन्हें एक हीरोइफिक फिगर की तरह देखते हैं, ठीक है। हम चाहे वो डोमेस्टिक अफेयर्स हो चाहे वो मतलब फॉरेन अफेयर्स हो, दोनों ने उन्होंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से हैंडल किया। भले ही उनका टेन्योर बहुत लंबा नहीं था बट उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, ठीक है, ऐसा वो है, ठीक है। देन इंदिरा गांधी ने कंटिन्यू किया था उनके बाद में। तो इनका जो एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट था कंडक्टिंग का इंडियन फॉरेन रिलेशन का, वो कहीं ना कहीं मतलब आप देख सकते हो कि समहाउ नेहरूवियन कंसेंसस से प्रेरित थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, बिकॉज सी ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में उन्होंने मतलब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था बल्कि कॉम्प्रोमाइज़ करने का ऑप्शन था, क्योंकि जो भी नेहरूवियन मोरार्स थी, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं नेहरूवियन कंसेंसस के अंदर भी जो भी सारी चीज़ें थी, जो व्यू थी, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें या फिर आप बोल सकते हो काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशन थी जिसमें लिमिटेशंस थे, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे उनके पास रैदर कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करे। अब जो पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट का या ये अलाइन होना
बना कि सोवियत यूनियन के साथ, इसके बीच में भी बहुत सारे प्रॉब्लम या कन्फ्यूज़न थी, ठीक है। इवेंचुअली आप देखते हो तो इंडिया ने साइन किया था ट्रीटी ऑफ पीस और फ्रेंडशिप सोवियत यूनियन के साथ, वो भी 1971 में, ठीक है। और एक और एग्रीमेंट साइन हुई थी, शिमला एग्रीमेंट, जो पाकिस्तानी काउंटरपार्ट जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, ठीक है, उनके साथ ये चीज़ें साइन हुई थी, ठीक है। जहाँ पे हम कश्मीर इशू को वापस से बैक करना चाह रहे थे, वापस लाना चाह रहे थे, ठीक है, जो कश्मीर इशू आ गई थी। ऑल्सो वो मतलब इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं नेहरूबियन उटोपिया जो वो थे ना, वहाँ पे परसीव किया था उन्होंने कि एक नॉन न्यूक्लियर वीपन की तरह हम रहेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। मतलब उन्होंने इस चीज़ को मान लिया था कि ओके विल बी एन नॉन न्यूक्लियर नेशंस, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें विटनेस हुई थी इंडिया में कि आपका जो पहला न्यूक्लियर डिवाइस था जो पोखराम में था, उसको एक्सप्लोर किया गया था 1974 में, ठीक है, एक मैसेज देने के लिए अपने चाइना वगैरह को या फिर अपने आसपास के नेबर्स को कि वी आर नॉट, मतलब वैसे आप नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हो हमको, ठीक है, ऐसा नीचा नहीं दिखा सकते। इस तरीके का एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी था वर्ल्ड को और अपने नेबर को, स्पेशली चाइना को। आप देख सकते हो कि इंडिया को आप ग्रांटेड नहीं ले सकते हो हमेशा। देन अराउंड 2 ईयर्स आप देखते हो जो जनता पार्टी थी, ठीक है, अंडर द रूल ऑफ पीएम मोरारजी देसाई और चरण सिंह, ठीक है, बाय एंड लार्ज अगर आप देखते हो बहुत अनइवेंटफुल था, ज़्यादा कुछ इवेंट ऑकर नहीं हुई थी इनके टाइम पे, ठीक है। मतलब बहुत सारे डिसीजन, वो कुछ डिसीजन उतना कुछ खास ले नहीं पाए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हुआ, ठीक है, या कोई ऐसा स्टेबिलिटी नहीं था, ठीक है। खुद इनफैक्ट गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी थी वो खुद एक डाउट में थी, ठीक है, बहुत कम टेन्योर होती थी, 13 दिन और वैसे टाइप की, ठीक है। तो नेचुरली जब पावर में वापस आई 1918 में, इंदिरा गांधी जब दोनों के बाद पावर में वापस आई थी प्रॉपर, ठीक है, तो फॉरेन पॉलिसी में कुछ ब्रेक वगैरह एक्सपीरियंस हुआ था, ठीक है। तो राजीव गांधी मतलब उस टाइम पे काफ़ी ब्रेक उन्होंने लिया था, बिकॉज ऑलरेडी उनके पहले टेन्योर में उन्होंने किया था और उसी चीज़ को उन्होंने कंटिन्यू किया था, इसकी वजह से ब्रेक थी, ठीक है। देन जब राजीव गांधी ने उसको मतलब वापस पावर में आए, ठीक है, जब उनकी मदर का असैसिनेशन हो गया था 1984 में, दैट इज इंदिरा गांधी का, तो राजीव गांधी आए थे, ठीक है ना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट राजीव गांधी एक तरीके से आप बोल सकते हो पेंशन थे कि वो किस तरीके से लंबे से चल रहे हैं, मतलब बहुत टाइम से चल रहे जो भी एथनिक कन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व कर सके, ठीक है। एक तरीके से उनको ये माना जाता है कि वो रिजॉल्व करते थे, ठीक है। 10 आप देख सकते हो बहुत सारी जो इंटरनली अगर आप देखो उनके टेन्योर में, ठीक है, तो उसमें पीस एग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा साइन हुई थी, ठीक है। आसाम अकॉर्ड आप देख सकते हो, मिज़ो अकॉर्ड देख सकते हो, ऑल्सो 1985 का जो राजीव लॉन्गर अकॉर्ड था, ठीक है, कि किस तरीके से हम पीस अचीव कर सकते हैं पंजाब या बाकी सारे सेक्टर्स में, ये चीज़ें थी, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल फ्रंट पे देखते हो, ठीक है, आउटसाइड की क्या हमारा क्या था, तो सबसे ज़्यादा एडवेंचरस मूव तो था कि कैसे मतलब जो भी श्रीलंकन पीस अकॉर्ड था उसको आप देख सकते हो, जहाँ पे इंडिया ने अपनी मिलिट्री कॉन्ट्रिंग्स भेजी थी श्रीलंका में, ठीक है, ताकि इंडिया पीस कीपिंग फोर्सेस के नाम से वो वहाँ पे एस्टेब्लिश हो सके और वहाँ पे जो भी तमिल्स वगैरह की जो मूवमेंट चल रहे थे श्रीलंका में उस चीज़ को मतलब प्रोटेक्ट कर सके ओवरऑल, ठीक है। हम आ जाते हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में जो 1990s के टाइम पे थी, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो 2 कार्डिनल बेसिस हुई थी, मतलब जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के 2 कार्डिनल बेसिस, सबसे पहला एक तो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, दूसरा इंडो सोवियत ट्रीटी जो साइन हुई थी पीस और फ्रेंडशिप का, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इरेलेवेंट साउंड होने लगे या क्वेश्चन अप होने लगे। तो जो भी इंडो सोवियत ट्रीटी थी, ठीक है, उसने एक तरीके से सिक्योरिटी शिल्ड प्रोवाइड किया था इंडिया को, ठीक है, हमारे में एक तरीके से एक लेयर प्रोवाइड हुई थी सिक्योरिटी के, ठीक है। तो जैसे ही सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ या डिसइंटीग्रेट हुआ, तो जो गवर्नमेंट है पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा हैवी यूएस का प्रेशर आने लगा कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को या अपने मिसाइल्स प्रोग्राम है उसको डिसमेंटल करते ख़त्म कर दे, ठीक है। अब इंडिया को क्योंकि बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह भी फेस करनी पड़ी थी उस टाइम पे, ठीक है, और वर्ल्ड क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के तरफ जा रहे थे उस टाइम पे काफ़ी, ठीक है, तो इंडिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं था बल्कि ये था कि वो भी अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम एलपीजी बोलते हैं साथ में, ठीक है, इसकी ओर लेके जाए। तो जो राव मतलब
डॉक्टर राव की जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने बहुत मेजर स्टेप लिया था। पहला तो लुक ईस्ट पॉलिसी हमारा जो था, ठीक है, उन्होंने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इसराइल वगैरह के साथ ओपन अप करी। इनफैक्ट उनके अंदर ही जो इंडिया है ना, उन्होंने नई नई पॉलिसीज़ वगैरह को फॉर्मुलेट करने लगे कि किस तरीके से हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को जो पाकिस्तान के साथ होती है या अदर बॉर्डर्स के साथ होती है उसको फाइट कर सकते हैं, ठीक है। और उसको एक तरीके से एक सिक्योरिटी थ्रेट की तरह दिखाया था इंटरनेशनल फोरम्स में, ताकि हमेशा वो अवेयर रहे इस चीज़ को लेके कि हमें हमेशा एक टेररिज्म या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। यूएस के सामने वो चीज़ें भी रखी थी, ठीक है। आर्म्स ट्विस्टिंग वगैरह या प्रेशर दिया गया था इंडिया को कि वो कैसे अपने मार्केट को ओपन अप कर सकती है ताकि जो अमेरिकन हैं वो एक्सपोर्ट कर सके इंडिया में, ठीक है। इंडिया बहुत सारे प्रेशर के अंदर में इसलिए भी आई थी क्योंकि उनकी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम थी उसका रोल बैक हो गया था, ठीक है। इंडिया ने जो यूएस को ज्वाइन कर लिया था को स्पॉन्सरिंग में, ठीक है, मतलब जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी थी ना उसकी को स्पॉन्सरिंग में भी उन्होंने मतलब भूमिका निभाई थी। ऑल्सो जो फिसाइल मटेरियल कंट्रोल ट्रीटी जो थी, ठीक है। ऑल्सो अगर आप सेकेंड हाफ ऑफ 1990s का पीरियड देखते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे कोलिएशन गवर्नमेंट थी, ठीक है, मतलब दो पार्टी मिलके गवर्नमेंट में आई थी, ठीक है। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे बिकॉज जब भी कोलिएशन गवर्नमेंट होती है आप मेजर चेंजेस नहीं कर पाते हो इजीली, ठीक है। तो मेजर चेंजेस हमेशा से जब भी कोलिएशन गवर्नमेंट होती है प्रॉपर नहीं हो पाता, ठीक है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट भी आए थे उसके बाद से जो ज़्यादा टाइम तक टिके नहीं, तो उनका कोई ऐसा मतलब रोल नहीं रहा, इसलिए हम लिखते भी नहीं हैं उनका या उतना ज़्यादा पढ़ते नहीं है उसके बारे में, ठीक है। हावेवर आप देखो तो प्राइम मिनिस्टर जो इंदर कुमार गुजराल जी थे, ठीक है, उनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंसेस था, ठीक है। मतलब उन्होंने एक नॉवल आइडिया जिसे गुजराल डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है उसे इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब उसका मेन एक कोर आप बोल सकते हो वो था कि कैसे हम बेनिफिट एक्सटेंड कर सकते हैं अपने नेबर को एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को छोड़ के बाकी नेबर्स वगैरह जो है उनको बेनिफिट एक्सटेंड करना, ठीक है। अब इसके 5 प्रिंसिपल थे, ठीक है। सबसे पहला जो भी नेबर है जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स या श्रीलंका की बात करते हो, तो इंडिया कभी भी कुछ उनसे मांगेगी नहीं बल्कि देगी उनको अच्छे फेट में, एक हैंड ऑफ फ्रेंडशिप की तरह उनको हमेशा कुछ ना कुछ देती रहेगी, ठीक है, लेकिन कुछ मांगेगी नहीं उनसे कि हम ये दे रहे हैं तो आपको ये देना पड़ेगा, नहीं, उस सेंस में नहीं, ठीक है। ऑल्सो कोई भी साउथ एशियन जो भी कंट्री होगा, ठीक है, वो अलाउ करेगी अपनी टेरिटरी को कि वो मतलब वो कभी भी ये अलाउ नहीं कर सकती है दूसरे नेशन को कि वो यूज़ कर सके अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, या अगेंस्ट एनी रीजन। ये चीज़ें ये टाई अप हुई थी उनके कंसेंसस में जो भी गुजराल डॉक्ट्रिन थे ना उसके अंदर में, ठीक है। ऑल्सो कोई भी कंट्री इंटरफेयर नहीं करेगी किसी के इंटरनल अफेयर्स में, सारे रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे के जो भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या सॉवरेंटी है, और जितने भी डिस्प्यूट है उसको पीसफुल नेगोशिएशंस के थ्रू हम रिजॉल्व करेंगे। उसको लेके कभी भी हम सबसे पहले वॉर की ओर नहीं जाएंगे या ऐसा नहीं होगा कि हमने बॉम्बिंग वगैरह करा दी, ठीक है। ये चीज़ें उनके में आई थी, तो भले ही उनका टेन्योर बहुत लंबा ना हो बट उन्होंने जो उनका गुजराल डॉक्ट्रिन आया था वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, ठीक है, कहीं ना कहीं, और अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से था। देन हम आ जाते हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी अंडर NDA 1। तो जब बीजेपी लेड गवर्नमेंट NDA गवर्नमेंट जब आई थी जिसको सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हेड किया था, ठीक है, तो वो आई थी 1998 में और उन्होंने होल्ड किया था पावर फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, आप देख सकते हो, ठीक है। तो उनका 3 गवर्नमेंट उनकी आई थी, ठीक है, 2 उनकी लास्ट नहीं हुई थी, बहुत कम दिन 13 दिन और वैसे लास्ट हुई थी। देन तीसरा वाला थोड़ा सा मतलब प्रॉपर हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही जब फ्रेश इलेक्शन हुई थी 1999 में, मतलब जो 1998 में हुई थी उसी टाइम के उसी टेन्योर में 1999 से पहले 1 साल के अंदर ही 2 गवर्नमेंट हुई थी और कोलैप्स हो गई थी, ठीक है, वो टिक नहीं पाई थी। देन जब तीसरी जब नई फ्रेश इलेक्शन हुई थी 1999 में, तो वापस से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की तरह ओट लिया 13 अक्टूबर 1999 में, और फिर नेक्स्ट ईयर जैसे ही मई 2024 तक पूरे टेन्योर तक वो रहे, ठीक है। तो जो सेकेंड फेज था NDA गवर्नमेंट का जो बिगिन हुई थी, मतलब ये तो पहला फेज़ था जो 1999 से 2020 मतलब 2004 तक थी, ठीक है। दूसरी जो फेज़ थी वो स्टार्ट हुई थी 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ, और वो अभी तक भी कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। तो जो आइडियोलॉजिकल या फिलोसॉफिकल फाउंडेशन आप देखते हो, ठीक है, वो बिल्कुल ही अल्टरनेटिव या ऑपोजिट है कंपेयर टू कांग्रेस विजन, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही वो अलग रहता है, ठीक है।
देन अपार्ट फ्रॉम आप देख सकते हो दो शॉर्ट स्पैम ऑफ गवर्नमेंट आई थी वाजपेयी जी की, ठीक है, उनमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी आई थी, ठीक है। मतलब आप देखते हो जब वाजपेयी जी मतलब गवर्नमेंट में आई थी तो डे वन से ही उन्होंने एक क्लोज कोऑपरेशन यूएस के साथ बिल्डअप किया था, ठीक है, ताकि वो फेवर प्रोवाइड कर सके इंडिया को, ठीक है। अपार्ट एक क्लोज टाई उन्होंने रशिया के साथ भी रखा था, ऐसा नहीं है कि यूएस के साथ क्लोज कोऑपरेशन है तो रशिया के साथ नहीं है, एक क्लोज रिलेशन रशिया के साथ भी मेंटेन करा था। और इनके पीरियड में, ठीक है, जिसको एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो पोखराम में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, वो भी उनके पीरियड का एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन जाना जाता है, जो मई 1998 में हुआ था, ठीक है। फिर पोखराम 2 भी आया था, ठीक है। इंडिया ने डिक्लेयर किया था खुद को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट की तरह कि इंडिया भी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, ठीक है। सून आप देखते हो बहुत जल्दी तो इंडियाज़ वगैरह का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन था, ठीक है, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आप देखते हो। सबसे पहला तो वॉलेंट्री मोट्रियम ऑन फर्दर टेस्ट, ठीक है, कि मतलब वो रहेगा, ठीक है, कि मतलब हम कभी भी पहला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, हम बहुत कम यूज़ करेंगे, बट अगर सामने वाला करता है हमारे ऊपर तो वी विल नॉट अधीर, मतलब वैसा नहीं होगा कि हम बिल्कुल नहीं कर रहे, ठीक है। ऑल्सो ये था कि हम टेस्टिंग वगैरह जो है, ठीक है, उस पर बहुत ही लिमिटेशंस लगाएंगे या ऐसा एकदम से वो नहीं करेंगे जिससे किसी का भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। ऑल्सो ये भी था कि मिनिमम क्रेडिबल आप देख सकते हो कि मतलब किसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब हम किसी के लिए एक तरीके से वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे, हम न्यूक्लियर स्टेट इसलिए हो रहे हैं कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, ना कि इसलिए कि एग्रेशन दिखा सके दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये पहले जो एनडीए गवर्नमेंट थी उनको ये क्रेडिट जाता है कि इंडिया ने सक्सेसफुली अपने एक्सपेरिमेंट थी जो न्यूक्लियर डिवाइसेस की, ठीक है, वो कंडक्ट करी, ऑल्सो खुद को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट की तरह मतलब प्रेजेंट भी किया पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो जैसे ही मतलब पोखराम 2 हो चुकी थी, मतलब पोखराम 2 लॉन्च हो चुकी थी, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होने लगी थी यूएस के तरफ से भी कि हाँ ओके ठीक है ये ओके है, ठीक है। यूएस ने बहुत सारे एक बेटर अप्रिशिएशन भी दिया था इंडियंस के सिक्योरिटी सिचुएशंस के ऊपर कि हाँ ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्पेशली पाकिस्तान के साथ, तो ठीक है यू कैन कीप दिस न्यूक्लियर मिसाइल्स वगैरह, ठीक है। ऑल्सो जो रिलेशन थी यूएस के साथ वो नए स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस पे जा रही थी, ठीक है। लेकिन आफ्टर द अटैक जो टेररिस्ट अटैक हुई थी यूएस में 11 सितंबर 21 में 9/11 जिसे कहते हैं, ठीक है, उस टाइम पे थोड़ा सा रिलेशन वगैरह एक नया स्ट्रेटेजिक डायमेंशन ले रहा था, ठीक है। इंडिया ने अश्योर किया था यूएस को कि हम आपके जो भी मतलब हो रहा है ना इंटरनेशनल टेररिज्म उसके अगेंस्ट फाइट करने में आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यूएस ने नया स्ट्रेटेजिक डायलॉग ओपन किया था इंडिया के साथ जिसके 3 कोर इशूज़ थे। सबसे पहला इशू जो इसमें हम मतलब दोनों टैकल कर रहे थे तो वो था सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, दूसरा था स्पेस शील्ड और तीसरा था ट्रेड इन ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंडिया पाक का रिलेशन आप देख सकते हो वो टेक्स्ट में है, मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं करा बिकॉज आगे के चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ोगे हर कंट्री के साथ रिलेशन, ठीक है। तो विल नॉट गो फॉर दिस फॉर नाउ, ठीक है। हाँ वैसे भी नेगेटिव ही होती है तो आप नेगेटिव मान के चल लो, ठीक है। हम आ जाते हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग यूपीए, ठीक है। तो 10 साल जो 2004 से 2014 तक जो थी वो कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो मनमोहन सिंह लीड कर रहे थे उस टाइम पे। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो फाउंडेशन है वो कांग्रेस के थ्रू चेंजेस जो उसमें हुई है बहुत ज़्यादा लिमिटेड हुई है, बहुत ज़्यादा उन्होंने चेंज नहीं करी है, बहुत लिमिटेड करी है, ठीक है। उन्होंने नए एलिमेंट जो भी इंट्रोड्यूस किया था अपने ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क में कुछ थोड़ा सा, तो वो जो शिफ्ट हुआ था उनका फोकस जो पहले जियो स्ट्रेटेजिक हुआ करता था वो चेंज होकर इकोनॉमिक गोल्स में उन्होंने शिफ्ट किया, ठीक है। मतलब हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस कर रहे थे। ऑल्सो जो सब्सटेन बेसिस पे होता था कि कैसे हम इंडिया को एज एन इमर्जिंग पावर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर सपोज लाइक आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल, उसके कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हो। लोकेस्ट पॉलिसी आई थी, ठीक है, मेंबरशिप आई थी पावर हाउस का जो ब्रिक्स के साथ हमारी मेंबरशिप जुड़ गई थी, ठीक है। ऑल्सो एक आउटस्टैंडिंग फॉरेस आप बोल सकते हो एक एरिना में जो रेस्ट्रिक्टिव टेक्नोलॉजी रिजीम्स की मतलब तरीके से भी वो चीज़ें आई थी, ठीक है, कि मतलब हमारे पास भी टेक्नोलॉजी वगैरह आने लगी थी। एंड एक कंटिन्यूटी आई थी कहीं ना कहीं प्रीवियस जो एनडीए गवर्नमेंट्स की टर्म थी ना उसका कंटिन्यूएशन था ये कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इंडियाज़ का जो रिलेशन था अपने नेबर्स के साथ या बड़े पावर्स के साथ उसमें चेंज हुई थी। फॉर सपोज आप देख सकते हो इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना का रिलेशन टेक्स्ट में आप पढ़ लेना, ठीक है, आपको पढ़ना हो तो, वरना तो हम नेक्स्ट में ऑब्वियसली इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देन लास्ट टॉपिक है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी अंडर एनडीए 2। तो अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर आप
मतलब मोदी जी की गवर्नमेंट में अगर आप देखते हो, सॉरी, फॉरेन पॉलिसी को एक नया हाइट मिला था, ठीक है। अगर नेहरू जी के बाद आप देखो तो प्रोबेबली मोदी जी ही पहले पीएम थे उनके बाद, ठीक है, जिन्होंने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया था फॉरेन पॉलिसी में, ठीक है। इंक्लूडिंग उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने विजन को बहुत ही एक एक्टिव रोल की तरह इंडिया को प्रेजेंट किया है, ठीक है, कि अपने विजन को एक्टिवली प्रेजेंट करे, ठीक है। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लिया मोदी जी ने कि वो अलग अलग कंट्रीज़ में विजिट करें और उनके साथ क्लोज रिलेशन मेंटेन करें। इनफैक्ट जो इंडिया का रिलेशन है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, वो बहुत ज़्यादा एक रूटीन से ना एक स्ट्रेटेजिक की तरफ भी बढ़ने लगे थे। मतलब सिर्फ रूटीन नहीं हुआ करता था, एक स्ट्रेटेजिक हुआ करती थी। तो रिलेशन आप अभी के टाइम पे देखो तो कुछ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर थिंग, बट जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन हुई है, ठीक है। ओवरऑल इस यूनिट में इतना ही था। हम मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।